परिवार परिवार देश की सबसे छोटी इकाई कहे जाते हैं। इसका मतलब है, अगर हम ये कहें कि परिवार अगर उतार चढ़ाव से आगे बढ़ता है तो देश भी उतार चढ़ाव से आगे बढ़ सकता है। परिवार क्यों उतार चढ़ाव से आगे बढ़ता है? इसके कारण हो सकते हैं, इसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे परिवार में फैले हुए संबंध। तो इन्हीं संबंधों पर बात करने के लिए आज हम एक फैमिली सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। मेरा नाम है राजेंद्र विश्वकर्मा और मेरे साथ हैं हमारे मित्र डॉक्टर श्रेयस कमल सोनी। इन संबंधों की चर्चा में आज हम सबसे पहले जिस संबंध की चर्चा करने जा रहे हैं वो है पिता और पुत्र का संबंध। तो हम इस विषय पर डॉक्टर साहब के विचार जानेंगे। मुख्यतः देखा जाए तो पिता और पुत्र के संबंधों में बहुत से ऐतिहासिक साक्ष्य हैं। चलचित्र में भी हाल ही में अगर आप देखें तो बहुत सी ऐसी पिक्चरें बनाई गई जिसमें इस संबंध के ऊपर अलग अलग नज़रिए से, अलग अलग पहलू और अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी गई। आप एनिमल पिक्चर की बात करें, अब बात करें छावा की, या फिर इस तरीके की बहुत सी पिक्चरें हैं, या फिर बहुत सी ऐसी कथाएं हैं, दंत कथाएं हैं। रामायण की बात करें, आप हर जगह, चाहे आप माइथोलॉजी, हिस्ट्री, सिनेमेटोग्राफी, सिनेमा, कहीं पे भी बात करें तो इस रिलेशनशिप को सबने अलग अलग पहलुओं से देखा है, सबने अलग अलग तरीके से इसको समझा है। चलिए हम एक एक करके बात करें। हो सकता है ये चर्चा एक सीक्वेंस में ना हो, पर हम जहां पहुंचना चाह रहे हैं वहां हम पहुंच जाएंगे। स्वागत। तो कहानी शुरू होती है राजा फिलिप से। ओके। राजा फिलिप अलेक्जेंडर के बाप। अलेक्जेंडर हमेशा से अपनी माता की तरफ झुकाव रखते थे, माँ के प्रिय थे। पिताजी खास समझते नहीं थे या फिर ज़्यादा अटैचमेंट नहीं था। 6 साल से ही अलेक्जेंडर की माँ ने यह कहना शुरू कर दिया था कि तुम्हें विश्व विजेता बनना है, तुम्हें पूरी दुनिया जीतनी है, तुम्हें पूरी दुनिया जीतनी है। तो उस बच्चे की साइकोलॉजी की अगर बात करें तो साइकोलॉजी में हमेशा ही आ रहा था कि हाँ, मुझे विश्व विजेता बनना है। और ये अक्सर होता है, अगर आप बचपन में किसी बच्चे को कोई चीज़ सिखाने की कोशिश करें, चाहे वो म्यूज़िक हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, कुछ भी, तो वो बीज जो है अगर 5 साल 6 साल के बच्चे के दिमाग में डाला जाए तो जैसे जैसे वो समय के साथ बढ़ता है, समय के साथ वो बीज पेड़ बन चुका होता है। वो जो एक बात थी, एक वाक्य था, वो एक दृढ़ निश्चय में बदल चुका होता है। कहानी आगे बढ़ती है। अलेक्जेंडर 13 से 14 साल का होता है और एक दिन फिलिप के दरबार में एक व्यापारी आता है, एक ताजिर आता है। ताजिर अरबी घोड़ा लेकर आया था और वो घोड़ा जो है वो सामने लाया जाता है। सब कोशिश करते हैं उस घोड़े पे सवार होने का, सब, पूरे दरबार में शर्त लगने लगती है। और ये अक्सर होता है जब मर्दों का जमघट होता है तो कोशिश ये करी जाती है कि कौन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, और शक्ति प्रदर्शन तो बनता है। फिलिप के सामने उसकी दया, उसकी दृष्टि पाने के लिए, उस घोड़े पे सवार करने के लिए सब आतुर थे, सब चाह रहे थे, सब कोशिश कर रहे थे और सब गिर रहे थे। बात है एक 13 से 14 साल के लड़के की। अलेक्जेंडर ये पूरा तमाशा अपनी नज़रों से देख रहा है। तभी फिलिप कहता है कि व्यापारी, तुम ये जो घोड़ा लेके आओ ये किसी काम का नहीं है, इसे जाओ और इसे फना कर दो और इसका गोश्त सब में बांट दो। आसान बात है, जब इंसान के काम की कोई चीज़ नहीं होती है तो उसको अक्सर उस तरीके से काम में लाया जा सकता है जिस तरीके से उसको काम में लाया जा सके। जैसे अगर घोड़े की सवारी नहीं हो सकती तो घोड़े का गोश्त। उसी बीच में एकदम से अलेक्जेंडर बाहर आता है और कहता है कि मैं इस घोड़े के ऊपर सवारी कर सकता हूँ। अपने आप में यह बहुत बड़ा हिमाकत वाला काम था। 13-14 साल का लड़का पूरे सभा में अपने बाप की बात की बेफरमानी करता है, क्योंकि बाप ने उस समय ही कह दिया था कि ये घोड़ा कोई काम का नहीं है, इसको मार डालो और खाओ पियो, ख़त्म करो। अलेक्जेंडर कहता है कि मैं इस घोड़े पे सवारी करूंगा। बाप कहता है कि अगर तुम इस घोड़े पे सवारी कर रहे हो और अगर तुम्हें कोई चोट आती है तो इसका मैं जिम्मेदार नहीं। अलेक्जेंडर तब भी उस घोड़े के पास जाता है। घोड़े की कान में पता नहीं क्या कहता है, शायद वो कहता है जिस स्थिति से तुम गुजर रहे हो उस स्थिति से मैं गुजर रहा हूँ, तुम भी अपनी काबिलियत सिद्ध करना चाहते हो और मैं भी। वो 13-14 साल का लड़का उस घोड़े पे बैठता है और घोड़े की सवारी करता है।
जब वो घोड़े की सवारी कर रहा था तो फिलिप के दिमाग में क्या था? फिलिप के दिमाग में ये नहीं था कि वाह, मेरे बेटे ने एक जंगली, एक बर्बर घोड़े के ऊपर काबू पा लिया है। फिलिप को उस 13-14 साल के लड़के में एक प्रतिद्वंदी दिख रहा था। उसको दिख रहा था कि ही इज़ नॉट अ फादर टू दैट चाइल्ड, दैट चाइल्ड इज़ अ कॉम्पिटिटर टू दिस मैन। और ऐसा हुआ भी। जब भी फिलिप कोई नई जीत हासिल करता था तो अलेक्जेंडर खुश होने की जगह इस बात से नाराज़ होता था कि अब कुछ कम हो गया मेरे जीतने के लिए। अगर पूरी धरती की बात करें, जिसका विजेता वो बनना अलेक्जेंडर चाहता को जीता था। जब भी फिलिप कोई चीज़ जीतता था, फिलिप कोई जीत जीता था तो जब भी फिलिप कोई भी जगह जीत हासिल करता था, तब अलेक्जेंडर को दुख इस बात का होता था कि मेरे लिए जीतने कुछ कम हो गया। अच्छा, ये प्रतिद्वंदियों की सोच है, ये बाप और बेटे की सोच नहीं है। पर अगर सही मायने में देखा जाए तो मैं इसको ऐसे समझूंगा कि अगर एक बड़े पेड़ के नीचे एक पौधा है तो वो कभी उतना बड़ा पेड़ नहीं बन पाएगा जब तक उस पेड़ की छांव उसे मिलती रहेगी। एक उम्र है जिसको हम एडोलेसेंस कहते हैं, जिसको हम टीनेज कहते हैं। उस उम्र में बाप और बेटे की नहीं बननी चाहिए। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है जहाँ बाप और बेटे की बनी, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है जहाँ नहीं बनी। ज़रूरी ये है कि ना बने, क्योंकि एक पिता अपनी जीवन में जो परेशानी आई हो उसको अपने अनुभवों से हल करता है, पर जो उसके बेटे के जीवन में परेशानी आने वाली है उसको उसके पिता की सोच से हल नहीं किया जा सकता। तो जब तक उन दोनों के बीच में एक प्रतिस्पर्धा नहीं होगी, एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं होगा, एक सेंस ऑफ राइवलरी नहीं होगी, तब तक वो लड़के के अंदर वो तरबियत, वो ट्रेनिंग नहीं आएगी कि वो अपने जीवन में जो परेशानियां हैं उनको हल करे। पुराने अनुभवों से पुरानी परेशानियां हल हो सकती हैं, लेकिन पुराने अनुभवों से नए चैलेंजेस नहीं क्लियर हो सकते। उसके लिए आपको नया अनुभव चाहिए, नया विजडम चाहिए, नई नॉलेज चाहिए। अब यही तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का काम है। जब आप नई एजुकेशन की पॉलिसी की बात करते हैं, जब आप कहते हैं कि आपको कंसिस्टेंटली लर्न करना है, क्रॉस ब्रीड करना है, आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग डिसिप्लिन्स को कैच करना है, हम चाह रहे हैं कि हम एक ऐसे नई जनरेशन को इवॉल्व करें जो मल्टीपल इन्फॉर्मेशन, मल्टीपल एरियाज ऑफ इन्फॉर्मेशन को कैटर कर पाए, स्पेशलाइज कर पाए। हम चाह रहे हैं कि पुराने अनुभवों से नई परेशानियों का हल ना किया जाए। दूसरी कहानी पे आते हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें पिता एक बड़ा पेड़ है और बेटा शायद उसी पेड़ के नीचे रहने वाला ही एक छोटा सा पौधा, जो कभी उतना बड़ा पेड़ नहीं बन पाएगा। महाभारत का वो संवाद आपको याद है जब कहा जाता है अश्वत्थामा मर गया। गुरु द्रोण के लिए अश्वत्थामा अपना पुत्र बड़ा ही सुप्यार था। जब प्रेम बहुत ज़्यादा होता है तो उसमें गलतियां छुपाने की गुंजाइश बढ़ जाती है, आप गलतियां ढांकने लगते हैं। चाहे प्रेम बाप बेटे में हो, पति पत्नी में हो, माँ बहन, किसी भी रिश्ते में अगर आप देखेंगे जहाँ प्रेम की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है तो गलतियाँ छुपाई जाने लगती हैं, जिससे आपके घरों में जराए आते हैं। वो कहानी आपने सुनी होगी कि एक छोटा सा बच्चा एक दिन स्कूल से एक पेन चुरा लाता है और उसकी माँ उसको नहीं मारती या उसको नहीं डांटती या उसकी खबर नहीं लेती। जब वही बच्चा जाके एक बैंक लूट लेता है 20 साल की उम्र में, तो वो बच्चा अपनी माँ को दोष देता है इस बात का कि तुमने उस दिन मुझे वो कलम चुराने से रोक लिया होता। हर रिश्ते में जब प्रेम की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, आप गलतियों को छुपाने लगते हैं, तो गुरु द्रोण और अश्वत्थामा का संबंध बनता है, जहाँ पर बाप की छत्र छाया की इतनी आदत लग जाती है लड़के को कि वो कुछ भी करेगा और अपने बाप के नाम के पीछे छुप जाएगा। आपने सिग्नलों पे सुना होगा, आपने लड़ाइयों में सुना होगा कि तू जानता है मेरा बाप कौन है। ये उसी प्रवृत्ति के लोग हैं। लेकिन जब इस प्रवृत्ति का कोई लड़का होता है तो उसके साथ दिक्कत क्या होती है, वो एक बड़ा लीडर नहीं बन पाता। क्योंकि जब कोई कहता है कि तुम जानते हो मेरा बाप कौन है, तो उसको ये जवाब भी सुनना पड़ता है, क्यों, तुझसे नहीं होगा क्या। और ये बहुत बड़ी दिक्कत है। अब वापस आ जाए हम दूसरी कहानी पे, सिनेमा वाली। हाल ही में 2 पिक्चरें हैं, छावा और एनिमल। जब आप एनिमल की बात करते हैं तो आपको एनिमल में ये दिखता है कि एक लड़का है जो हर हद तक जाने के लिए तैयार है, बस अपने बाप से स्नेह प्राप्त करने के लिए या फिर अपनी बाप की नज़र में चढ़ने के लिए, कि उसका बाप रिकॉग्नाइज करे, समझे कि ये प्रेम का पात्र है। तो 2 तरीके की परवरिश आप देखेंगे। एक तरफ प्रेम को इतना बरसाया जाता है कि उस प्रेम से ही जराइम उत्पन्न होते हैं, गलत आदतें, गलत प्रैक्टिसेस उत्पन्न होती हैं, और एक तरफ इतना सुखा दिया जाता है कि उससे भी एक नेगेटिव सेंस ऑफ इमोशन होता है कि हम कुछ भी करने तैयार हैं इस चीज़ के लिए।
ये बिल्कुल ऐसा है जहाँ एक तरफ प्रेम की बाढ़ आती है तो दूसरी तरफ प्रेम का सूखा पड़ जाता है, और दोनों तरफ ही स्ट्रगल है। अब बात आई बैलेंस कहाँ है, तो बैलेंस का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप अपने जीवन चक्र को समझें। जब तक एक लड़का छोटा होता है तो उसे ये बात नहीं समझ में आती है कि पिता क्या है, माता क्या है। दोनों के अपने अपने पहलू, अपनी अपनी ज़रूरतें हैं, और वो ज़रूरतें बच्चा अपनी पूरी करा लेता है। लेकिन जब टीन एज आती है तो एक रेबेलियन एज आती है। उस जगह ज़रूरी ये है कि हम पतंग की डोर की तरह बच्चे को रखें। जब गोते खाए तभी हमें मांझे को खींचना है, अगर गोते नहीं खाती तो हमें मांझे को नहीं खींचना है। क्योंकि लगभग 25 साल या 30 साल के बाद उसी लड़के को ये रियलाइज़ होता है कि जो भी हम कर रहे हैं वो बिल्कुल वैसा ही है जो हमारे पिता ने किया। ज़िंदगी फुल सर्कल में आ जाती है। वो जो बगावत थी वो बगावत भी ख़त्म हो जाएगी और सारी चीज़ें उसको समझ में आने लगेगी। वापस अलेक्जेंडर की कहानी पे आए तो अलेक्जेंडर ने एक तरीके से अपना मन बना लिया था कि ये आदमी जैसा करता है, राजा फिलिप मेरा बाप जैसा करता है, मैं बिल्कुल वैसा कभी कुछ नहीं करूँगा, मैं उस जैसा नहीं बनूँगा। पर अंत में एक समय आया जब अलेक्जेंडर मरने वाला था, तब उसको ये रियलाइज़ हुआ कि उसमें और उसके बाप में कोई फ़र्क नहीं, ना सोच में, ना विचार में, ना काम करने के तरीके में, किसी चीज़ में कोई फ़र्क नहीं है। और ये रियलाइजेशन हर लड़के को होता है। इसीलिए कोशिश ये करी जाए, ये दोनों की जिम्मेदारी हो जाती है कि एक सीमित दायरा, एक सीमित दूरी और एक सीमित कंट्रोल बना के रखा जाए। कंट्रोल की मात्रा ज़्यादा हो, दायरे की मात्रा ज़्यादा हो या दूरिया की मात्रा ज़्यादा हो तो आपकी पतंग कभी भी कट सकती है, या फिर पतंग गोते खा के आप ही के पास आके गिर सकती है। ज़रूरी ये है कि हम उड़ने दें, और जहाँ हमें दिख रहा है कि गोते खा रहे हैं वहाँ पर हम बस उसको करेक्ट करें। और वो बैलेंस ऑफ करेक्शन आपको सिर्फ अनुभवों से आएगा, लोगों की जो जीवनी है उनसे आएगा कि उन्होंने क्या गलतियाँ करी या उन्होंने क्या सही करा। आप उनको देखें, समझें, पढ़ें और अपने जीवन में अपनाएं। हर जगह प्रयास यही होना चाहिए कि ना हम बाढ़ जैसा प्रेम बहा दें और ना हम बिल्कुल एकदम सुखा दें, क्योंकि दोनों चीज़ें ही कहीं ना कहीं एक बच्चे की साइकोलॉजी पे असर डालती हैं और साथ में आपको भी वो बेहतर या फिर अच्छे पिता होने का लाभ या सुख नहीं देती। इस पर मेरा एक सवाल है, जैसे अगर एक बाप और बेटा दोनों सामने आते हैं अपने संबंधों को लेकर कि उनके संबंधों में कुछ खटास है और आपके पास दोनों आते हैं, तो आप किसे काउंसलिंग देना प्रेफर करेंगे? देखिए, कायदा तो ये है कि जब एक संवाद है या फिर एक ताली बजी है तो दो हाथ है। कायदा तो यही कहता है कि दोनों से ही बात करनी ज़रूरी है ताकि समझा जा सके कि कमी कहाँ है। क्योंकि हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि बच्चे ही हमेशा गलत होते हैं या बड़े ही हमेशा सही होते हैं। ये मुख्य धारा की सोच है कि हमेशा बच्चे बड़े गलत होते हैं या फिर बड़े सही होते हैं। पर एक बहुत ही अहम बात है जो हम सबको ध्यान रखनी चाहिए कि बेवकूफ़ लोग भी बड़े होते हैं। तो उस स्थिति में एक तरफा फैसला होगा अगर हम सिर्फ एक पहलू की बात सुनेंगे। ज़रूरी ये है कि दोनों तरफ की बातें सुनी जाए, समझी जाएं, दोनों में क्या कमियां हैं उनको हाईलाइट करा जाए, जो अच्छी चीज़ें उनको भी अप्रिशिएट करा जाए और उसके साथ में एक मिडिल ग्राउंड पर रास्ता निकाला जाए ताकि संबंध जो है वो वक्त की कसौटी पे खरा उतरे। ऐसा ना हो कि समय के साथ वो दूरियाँ जो हैं वो बढ़ती जाएँ या फिर जो संबंध की खटास है या जो कसक है वो और ज़्यादा विध्वंसक रूप ले। मुझे एक वाक्य इसमें याद आता है कि प्रहलाद जब बड़े हुए, उन्होंने अपने बच्चों की शादियां कराईं। शादी कराने के बाद उनने अचानक से एक फ़ैसला लिया कि मैं अपना राज्य अपने बेटे को सौंपकर वानप्रस्थ का जो है निर्णय लेना चाहूँगा। वो अपनी पत्नी के साथ वनों की ओर गमन कर जाते हैं। इस पे आपका क्या सोचना है? देखिए, ये जो आप बात कर रहे हैं इसको अंग्रेजी में कहा जाता है पावर ट्रांसफ़र। अब पावर ट्रांसफ़र के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आप भौतिक जीवन को कितना अहमियत देते हैं। कुछ लोगों के लिए भौतिक जीवन सिर्फ एक बस स्टैंड जैसा होता है, बैठे आगे बढ़ गए। कुछ लोगों के लिए भौतिक जीवन होता है एक पक्के मकान जैसा। कुछ लोगों के लिए भौतिक जीवन सिर्फ एक ब्रिज जैसा होता है कि बस यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए भौतिक जीवन की ज़रूरत है, इसीलिए इसका उपयोग कर रहे हैं।
जब आप प्रहलाद की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि उनके लिए भौतिक जीवन सिर्फ एक ब्रिज जैसा था कि हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाए, उसके बाद उस पुल का, उस ब्रिज का हमारे लिए कोई काम नहीं। अब वो जल जाए, फूक जाए, लुट जाए, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें जहाँ पहुँचना था हम पहुँच गए। वो ऐसे लोग कर पाते हैं जिनके दिमाग में ये स्पष्ट है कि गंतव्य क्या है, और जिनके दिमाग में ये भी स्पष्ट है कि ये सिर्फ रास्ता है, ये मंजिल नहीं। तो जब आप पावर ट्रांसफ़र की बात करते हैं तो जिसके पास पावर है, दुनिया के तमाम तानाशाह को देख लें, दुनिया में तमाम जमहूरियत डेमोक्रेसीज़ को देख लें, पावर ट्रांसफ़र डेमोक्रेसी में हो रहे हैं, क्योंकि सोशल आइडियोलॉजी ऐसी है कि दिस इज़ जस्ट अ जर्नी, सिर्फ ये रास्ता है, वहाँ तक पहुँचने के बाद ये रास्ता कोई काम करेंगे। वो प्रहलाद को शायद पता था। अब ये केस बाय केस बेसिस पे वेरी करेगा कि क्या आप का जो पावर जिसके पास है, जो पावर होल्ड करता है, वो उस पावर को कैसे परसीव करता है। अगर उसके लिए वो ब्रिज है तो डेफिनेटली उसको छोड़ने में उतनी दिक्कत नहीं होगी। हम पावर पे क्यों जाते हैं? अगर हमसे यही बोला जाए कि आपको अपना जीवन छोड़ देना है, बिल्कुल, जीवन भी अपने आप में एक शक्ति स्वरूप है, एक शक्ति का कुंज है। तो कितने लोग होंगे जो अपना जीवन त्यागने के लिए तैयार होंगे? कितने लोग ऐसे होंगे कहेंगे बस 2 दिन और जीने लें दो, 5 दिन और जी लेने दो। जब आपको समझ में आ जाए कि आपने कुछ ठीक ठाक कर लिया है, आप वो कर पाए हैं जो आपको करना था, आपने अपनी जिम्मेदारियां निभा दी, आपने वो सब कर दिया जो आप करना चाह रहे थे, उसके बाद जीवन छोड़ने में क्या खराबी है? पर कितने लोग इस कदम को उठा पाएंगे? आखिर जो प्राण शक्ति है वो भी पावर है, सटीक तौर पे वो ही पावर है, क्योंकि उस पावर की वजह से आप दूसरे पावर्स को का दोहन कर पाते हैं, वो दूसरे पावर आपके सामने मैनिफेस्ट होते हैं। तो अगर कोई अपने जीवन को भी उसी श्रद्धा से या उसी परिभाषा से तौले कि ये सिर्फ ए से बी जाने का एक माध्यम है, एक पुल है, और जब हम बी पे पहुंच गए उसके बाद इस पुल का कोई काम नहीं, तब जाके वो चीज़ें स्पष्ट होंगी। जब तक वो ए टू बी को, उस पुल को पकड़ के रखा है, जब तक उसके लिए वो पुल से ज़्यादा महत्वपूर्ण ना ए है ना बी है, तब तक पावर ट्रांसफ़र संभव नहीं है, सुखी तरीके से तो नहीं है। क्योंकि फिर बात आ जाती है कि आपसे ज़्यादा किसको उस भौतिक सुख की ज़रूरत है। तब शुरू होते हैं जराइम, तब शुरू होती हैं पारिवारिक लड़ाइयाँ, तब शुरू होती हैं सामाजिक लड़ाइयाँ, तब शुरू होती हैं महाभारत या रामायण। तो मेन है कि आपकी परिभाषा क्या है और आप कितना बेहतर समझते हैं जीवन को, कि जीवन सिर्फ एक यात्रा है पुल के ऊपर, जहाँ आपको एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे जाना है, ना कि जीवन एक पक्का बंगला, किला, विला, जो भी आप कहें वो है कि जिसमें आपको हमेशा रहना है। हालांकि हमेशा कुछ रहता नहीं, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि ये ज़्यादा टिकाऊ है। लेकिन जीवन सही मायने में एक पुल से ज़्यादा कुछ नहीं, जहाँ एक पहलू से दूसरे तक पहुँचने के बाद पीछे मुड़ के देखने का कोई मतलब नहीं है। अब वो पुल जले, गले, टूटे फूटे, कोई लूट ले जाए, तभी कोई अर्थ नहीं। मेरे पास 2 उदाहरण हैं इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए। एक उदाहरण मैंने देखा कि एक बच्चा था, एक बेटा था, करीब 28 से 30 साल का या 25 से 30 साल की रेंज का एक बच्चा था। उसने कोई बिजनेस की बात करी और फैसला फिर भी लेना था उसके पिता को ही। तो जब उसके पिता ने नहीं, जब एक ग्राहक ने उसके पिता से पूछा कि इसका क्या मूल्य है, तो उन्होंने कहा कि आपकी मेरे बेटे से बात हो चुकी है, वही जो बात हुई है वही देखी जाएगी, वही माना जाएगा। और दूसरा एक उदाहरण मुझे मिलता है कि एक बेटे ने जी जान लगा के एक अच्छी डील हासिल करी हुई है, फिर भी उसका पिता उस डील से खुश नहीं है, और बल्कि वो फिर से उस डील को रीचेक करना चाहेगा, उसको फिर से बात करना चाहेगा, उसको फिर से रीशेड्यूल करना चाहेगा। तो ये 2 उदाहरणों को आप किस प्रकार से देखते हैं? एक कहानी है जिसमें एक लड़के को भेड़ें चराने दी जाती है, बस ऐसे ही मजाक के लिए, मन की खुशी के लिए। बच्चा एक दिन चिल्लाता है, भेड़ों के झुंड में शेर आ गया, शेर आ गया। पूरे गांव में हलचल मच जाती है शेरों के डर से। लेकिन फिर पता चलता है शेर तो आए नहीं। जब ऐसा होता है तो उस लड़के को बड़ा मज़ा आता है। वो सोचता है वाह, मेरी वजह से पूरा गांव खाली हो गया, या गांव में दहशत फैल गई, डर फैल गया। पर वो बच्चा वो नहीं समझ पाता जो समझने की ज़रूरत है। उसने गांव का भरोसा खो दिया। जब आप ऐसी ही कोई छोटी चीज़
आपने अपने अतीत में, अपने माजी में करी होगी, जिस चीज़ की वजह से वो शक आज तक आपका पीछा कर रहा है, आज तक आपको डबल चेक करा जा रहा है, उसका कारण वही है माजी में करी हुई गलतियाँ, पुरानी गलतियाँ जो होती हैं, या आपके अंदर की जो छोटी छोटी ऐसी चीज़ें जो गैर जिम्मेदारी दिखाती हैं। अगर उन चीज़ को नोट कर लिया जाए, उसके बाद भले आप कितने भी बेहतर इंसान बन जाए, पर एतबार करने में डर लगता है। एक पागल कुत्ता अगर एक बार आपको काटता है, उसके बाद 10 बार ना काटे, लेकिन तब भी आप 10 बार बहुत ही ज़्यादा बच के निकलेंगे, क्योंकि उसने एक बार काटा था। इंसान इस तरीके से सीखता है, अपनी गलतियों को हमेशा याद रखता है, अपनी कमियों को हमेशा छुपा कर रखता है। और इसी वजह से जब बात आती है डबल वेरिफिकेशन की, या जब बात आती है एश्योरेंस और ट्रस्ट की, वहाँ पर कहानी बहुत आसान है कि पुराने अनुभव आपके कैसे थे। अगर पुराने अनुभव आपके अच्छे हैं तो इस तरीके की चीज़ें नहीं होती जिसमें शक या फिर क्रॉस वेरिफिकेशन या डबल वेरिफिकेशन वाला काम आए। दूसरी बात है, आपने अपनी काबिलियत भी समय के साथ सिद्ध की हो। यहाँ पर दो बातें बहुत ज़रूरी हैं, एक होता है काबिल होना, एक होता है सच्चा होना। सच्चा आदमी हाँ को हाँ, ना को ना, दिन को दिन, रात को रात बोलेगा, पर ज़रूरी नहीं है वो काबिल हो। सच्चे आदमी के साथ ये होगा कि उसके क्रॉस वेरीफाई नहीं करा जाएगा, लेकिन तभी उसको क्रॉस चेक करा जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सच्चा तो है लेकिन वो काबिल नहीं। तो अगर आपने पीछे अपने पास्ट में अपनी काबिलियत और अपनी सच्चाई दोनों के प्रमाण दिए हैं, कंसिस्टेंटली दिए हैं, तो हो सकता है आपके साथ पहला केस हो जिसमें आपको क्रॉस वेरीफाई नहीं करा जाएगा, आपको क्रॉस चेक नहीं करा जाएगा, आप जो बोल रहे हैं वो सही है, वो पत्थर की लकीर है। लेकिन अगर कहीं भी आपके किरदार में इस तरीके के उदाहरण होंगे जिसमें आपने वो शेर आए खेला है, तब आपके साथ वो हर चीज़ होगी जैसा एक घर के नौकर के साथ होती है, जिसमें आपको क्रॉस वेरीफाई भी करा जाएगा, जिसमें आपको ये भी देखा जाएगा कि 100 रुपये की चीज़ है, तुम्हें 200 दिए थे, 100 रुपये वापस दो। वो हर चीज़ करी जा रही क्योंकि आपकी पिछली गलतियों को भुलाया नहीं गया है, उनको माफ़ भले कर दिया गया है पर उनको भुलाया नहीं गया है। दे हैव बीन फॉरगिवन, नॉट फॉरगॉटन। इसमें एक कॉन्टेक्स्ट और है जो मैं शायद जोड़ना भूल गया, कि जिस पिता ने कहा कि आपके मेरे बेटे से बात हो चुकी है, वो बेटा अव्वल नंबर का जुआरी भी था, शराबें भी बहुत पीता था, उसके मतलब कारनामे बहुत चर्चित थे। और दूसरा बेटा जो था वो वही वाली बात है कि 200 दिए, 100 का सामान आया तो 100 का वापस करेगा वो। इस कॉन्टेक्स्ट में बात मैं करने की कोशिश देखिए बहुत ही आसान है इस जगह। 2 मोबाइल हैं, एक नया एक पुराना। नए मोबाइल से आवाज़ गई पुराने मोबाइल के स्पीकर से बाहर निकली। नए मोबाइल से जब गई थी तब तो साफ सुथरी थी, लेकिन जब दूसरे पुराने स्पीकर से बाहर निकली तब डिस्टॉर्ट हो गई। गलती कहाँ है? स्पीकर में या फिर पुराने मोबाइल में। मायना सीधा सीधा ये है कि जो आपको ऑब्जर्व कर रहा है उसकी और ऑब्जर्वेशन स्किल्स कितनी अच्छी हैं। अगर वो ऑब्जर्वेशन स्किल्स अच्छी नहीं है तो बेहतर है कि हम उस जगह फ़ोन ना लगाएं। ऑब्जर्वेशन स्किल्स का ही काम है। मैंने आपसे शुरू में भी बोला था कि बेवकूफ़ भी बूढ़े होते हैं। तो अगर ऑब्जर्वेशन स्किल्स नहीं है, देखिए बूढ़ा और बुज़ुर्ग होने का यही फ़र्क है। जो बुज़ुर्ग है वो बूढ़ा है और समझदार है, जो बूढ़ा है वो सिर्फ उम्र के साथ पत्ता सूख के झड़ा है। दोनों चीज़ों में फ़र्क है। जो बुज़ुर्ग है वो जीवन के अनुभवों को जोड़ता जा रहा है, उसके ऊपर मल्टीप्लाई कर रहा है e⁻x से। 1 से 2 नहीं हो रहा, उसका 2 से 4 हो रहा है, 4 से 16 हो रहा है। जब वो कोई बात करता है, वो कोई चीज़ ऑब्जर्व करता है तो उसके पीछे बहुत अनुभव होता है। पर वहीं अगर कोई सिर्फ अपने जीवन में अनुभव जोड़ रहा है मूर्खता वाले, तो उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट नहीं होगा, ना उसके अनुभव सही होंगे, ना उसकी कैलकुलेशन सही होंगी, और इसीलिए वो सिर्फ बूढ़ा है, वो बुजुर्ग नहीं है। आज के एपिसोड में मेरा एक अंतिम सवाल है कि परिवार में लोकतांत्रिक मूल्य पर आपके क्या विचार हैं? देखिए पारिवारिक व्यवस्था पे बहुत मायने रखता है, और सबसे ज़्यादा मायने रखता है अर्थ पे। परिवार में जितना अर्थ भी एक पैमाने तक, लेकिन अगर एक आर्थिक रूप से समृद्ध परिवार है तो वो अपने आप जमहूरियत की तरफ, एक डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस की तरफ बढ़ता है। कारण उसका ये है कि अगर आप शुरू से, हमने जो 16 महाजनपद पढ़े हैं या फिर आप रोमन साम्राज्य के बारे में भी पढ़ेंगे, तो उनमें एक ग्रुप ऑफ काउंसिलेट्स होती थी, या फिर जो 10-15 लोग हैं मिलकर एक फ़ैसला लेते थे।
वो 10-15 लोग एक पायदान पे इसीलिए हैं क्योंकि उनके पास नियमित बराबर गुलाम थे, बराबर पैसा था, बराबर दमड़ी, बराबर बंगला, सारी चीज़ें बराबर थी, तो वो 10 लोग बराबर थे। जब हम बात करें एक राजशाही की तो वहाँ राजा से बड़ा कोई नहीं होता है, लेकिन वहीं अगर आप दूसरी तरफ बात करते हैं डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस की, तो वहाँ लगभग कुछ ऐसे लोग होंगे, एक काउंसिल होगा वो जो सब में सब इक्वल है। जैसे हमारे यहाँ जो एमएलए होते हैं, एमपीज होते हैं, अगर वो कहीं पॉलिसी मेकिंग या डिसीजन ले रहे हैं, क्योंकि सब बराबर है। डेमोक्रेसी आती है जब इक्वल हो जाए सिस्टम, जब वो सिस्टम इक्वल होगा तब डेमोक्रेटिक होगा और तब जाके उसमें डिसीजन मेकिंग डेमोक्रेटिक होगी। जब ऑटोक्रेटिक है, ऑटोक्रेटिक का मतलब ये होता है कि पैसा, सिर्फ पैसे से ना देखें उसको, जो पावर होल्ड कर रहे हैं, अगर सिर्फ पावर सेंट्रलाइज है तो वो हमेशा ही ऑटोक्रेटिक होगा, वो हमेशा राजशाही तरीके से चलेगा। लेकिन अगर पावर डिसेंट्रलाइज्ड है तो डेमोक्रेटिक हो जाएगा। अब इसमें एक और चैलेंज आता है कि वो आदमी अपने जीवन में उस पुल को कैसे देख रहा है। अगर वो पुल को ए से बी जाने का रास्ता नहीं समझ के उस पुल को जीवन की सच्चाई समझता है तो वो कभी पावर बांटेगा नहीं। जब तक वो बांटेगा नहीं तब तक जो आपका घर है उसमें जमहूरियत आएगी नहीं, डेमोक्रेसी आएगी नहीं, और जब तक डेमोक्रेसी नहीं आएगी तब तक राजशाही है, और राजशाही होने की वजह से पावर ट्रांसफ़र नहीं है, पावर ट्रांसफ़र ना होने की वजह से संबंध अच्छे नहीं बन पाएंगे और वो कमज़ोर नस्लों को पैदा करेगा। ये सारी चीज़ें एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा गहराई से संबंधित है। तो ये था आज का हमारा पहला एपिसोड फैमिली सीरीज़ का। आप हमें प्यार दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें प्यार बांटते रहिए। धन्यवाद। थैंक यू।